ओके, सो सेकेंड स्लाइड पर आ जाते हैं सीधा। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक है, यूजर यानी कि हम लोग जो सिस्टम को यूज करते हैं, और हार्डवेयर आपका जो पूरा फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का वो। तो अगर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आप अपने सिस्टम को बोलते हैं ऑन हो जाए, तो क्या वो ऑन हो जाता है? ऑफ हो जाता है? नहीं हो पाता, राइट। उसके लिए आपको पर्टिकुलर कमांड उसको देने पड़ते हैं, बटन प्रेस करने पड़ते हैं, उन बटन के प्रेस पर सिग्नल्स कंप्यूटर को जाते हैं। ठीक है, तब वो समझता है कि हाँ उसको अब स्विच ऑफ या स्विच ऑन होना है। और ऐसे ही बाकी सारे जितने भी काम होते हैं हम कमांड्स के थ्रू करते हैं। उन कमांड्स को, हमारी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो हार्डवेयर को समझाता है कि एक्चुअली यूजर क्या कहना चाहता है, right? So an operating system is a program that acts as an interface between user and the computer hardware and control the execution of all kind of programs. सारी तरह के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक डायग्राम मैंने शो किया था यहाँ पर। ठीक है, जो आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके अगर कंप्लीट सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3 लेयर्स बनती हैं अपनी, यूजर लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर एंड हार्डवेयर लेयर। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग डिफाइन करोगे इन एग्जाम या कहीं पर भी प्रेजेंट करोगे, तो ये डायग्राम आपको यहाँ पर इंक्लूड करना कंपल्सरी होगा, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक डायग्राम पूरा डिस्क्राइब कर रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर वर्क करता है और कैसे वर्क करता है, राइट। यूजर अपनी कमांड देते हैं सिस्टम को, हार्डवेयर को, थ्रू सॉफ्टवेयर्स, और वहां पर भी आपके 2 कैटेगरीज बनती है सॉफ्टवेयर्स की, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये हमने फंडामेंटल में भी पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर अपने 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज करते हैं, अपनी हम अप्लाई करते हैं, जैसे गेम्स हो गया, मीडिया प्लेयर्स हो गए, आपके एमएस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब क्या है? ये भी पावर पॉइंट जो हम यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन पे हम काम करते हैं। और दूसरे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर से डील करते हैं, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट। तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर से इंटरेक्ट करता है। फाइनली जो आपका यूजर की जो भी डिमांड होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होते हुए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास आती है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से काम करवाता है, उसकी लैंग्वेज वो समझता है, इसलिए उससे सारे काम वो करवा लेता है, एंड वापस बैक जो रिस्पॉन्स होता है वो यूजर को उसकी लैंग्वेज में, यूजर की ही लैंग्वेज में दे देता है। क्लियर? तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, दे कैन आस्क। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो कल हमने थोड़ा सा शॉर्ट में देखा था कि क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, राइट। तो आप इनको इन डिटेल देखेंगे कि ये क्या क्या करता है। गौरव मैंने रिपीट कर दिया, अभी ये न्यू चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो ये तो चली गया अभी, बाकी मैंने रिपीट कर दिया। उसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट में तो वापस आप बता दीजिए, वो भी रिपीट हो जाएगा। ओके, तो फंक्शंस या टास्क या आप एप्लीकेशन एरिया या कुछ भी बोल दीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के अंदर काम क्या करता है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारी चीजों का मैनेजमेंट, बिकॉज कल भी हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, एक मैनेजर की तरह वर्क करता है सिस्टम के अंदर। तो सारी तरह के मैनेजमेंट, उसके पास इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं मैनेज करने के लिए, मेमोरी का मैनेजमेंट, प्रोसेसर का मैनेजमेंट, फाइल का मैनेजमेंट, डिवाइस का मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, सिक्योरिटी, कमांड इंटरप्रिटेशन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, जॉब अकाउंटिंग, सब चीजों को मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला करता है। ठीक है, बस उसने अपने डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए ताकि एक चीज में अगर आपको मेमोरी को मैनेज करने के सेगमेंट में कुछ एरर आ रही है, कुछ उसमें काम करना है, तो दूसरे सेगमेंट को टच ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए अलग अलग ये चीजें बनी हुई है, अलग अलग इनके प्रोग्राम बैच किए गए हैं। अब आ जाते हैं इसके वन बाय वन चीजों पर कि क्या क्या चीजें ये कैसे कैसे मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम।
सबसे पहले आ जाते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट पे। प्रोसेस मैनेजमेंट और प्रोसेसर मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोसेस यानी कि जो आपका टास्क रनिंग कंडीशन में होता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो और दूसरा है प्रोसेसर, यानी कि आपको पता ही है कि जो मेन रिसोर्स है आपका दैट इज प्रोसेसर, उसको मैनेज करना। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस को कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोसेस होती क्या है। सपोज आपको अपने सिस्टम पे कुछ काम करने हैं शाम को, आपको पता है कि मुझे एक तो डाउनलोड करना है वीडियो आज का, ठीक है। दूसरा आपको पता है कि मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं अपने सिस्टम पर। तीसरा आपको पता होगा कि हाँ मुझे कुछ चीज़ अपडेट भी करनी है अपने सिस्टम पे। तो आपके पास सपोज 3 to 4 टास्क हैं जो आपको सिस्टम पर करने हैं। अब आपके पास अच्छा खासा कंप्यूटर या लैपटॉप होगा तो आपको पता है कि आप एक साथ लगा दोगे, अपलोडिंग डाउनलोडिंग और ये सब एक साथ करोगे आप, राइट। ऐसा तो है नहीं कि एक काम करोगे फिर खत्म करोगे फिर दूसरा करोगे, ठीक है, साथ में चलती रहती है सारी चीजें। तो ये जो आपके टास्क हैं ये जब रैम पर आ जाते हैं, जब ये एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेसेस हैं इनको एक साथ रन करवाना किसका टास्क होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है। आपका प्रोसेसर तो एक ही है लेकिन प्रोसेसेस बहुत सारी हैं, काम बहुत सारे हैं लेकिन प्रोसेसर आपका सिंगल है। तो कैसे सारी प्रोसेसेस को वो सीपीयू दिया जाए, क्योंकि काम तो उनको सीपीयू के थ्रू ही करना है। तो किस तरह से दिया जाए, स्विचिंग कैसे की जाए, क्योंकि एक साथ करना है तो बारी बारी फटाफट सबका नंबर उसको लगाना पड़ेगा वहां पर। तो कैसे स्विचिंग करी जाए सारी चीजों की, प्रोसेसेस को आईडी देना, यूनिक आईडी, ताकि ऐसा ना हो पिक्सर की एक प्रोसेस एंड हुई उसकी जगह पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी प्रोसेस को एंड कर, जबकि करनी थी फर्स्ट वाली प्रोसेस। तो हर एक प्रोसेस को यूनिक आईडी प्रोवाइड करना, उसके स्टेटस देखते रहना कि वो कितना हो चुका है टास्क कंप्लीट, कितना बाकी है, हैंग हो गया है तो उसको रैम से हटाना है। तो इस तरह की सारी चीजें आपका आता है किस कैटेगरी में, प्रोसेस मैनेजमेंट। इन चीजों को अभी जस्ट क्लियर करके चलना कि किस मैनेजमेंट के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम कर रहा है, किस चीज को मैनेज कर रहा है। ओके, कैसे मैनेज कर रहा है वो तो अपनी पूरी पूरी यूनिट्स हैं। ये प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी, फाइल, इन सब की यूनिट्स आएंगी अभी। तो वो सारी इन डिटेल हम देखेंगे कि कैसे होता है। इवन आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे अभी इसके अंदर, ठीक है, कि प्रोसेसेस कितना टाइम के लिए आई हैं तो कितने टाइम में कंप्लीट होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कितनी देर के लिए सीपीयू देगा, वो सब न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप लोग सॉल्व करोगे आगे आगे आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पर हमको उतनी डिटेल में नहीं जाना है, अभी जस्ट हमको ये समझना है कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की तो यहाँ पर किस चीज को मैनेज करने की हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ कंप्यूटर सिस्टम में रन करना है साइमल्टेनियसली, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, दैट इज वन ऑफ द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, so process management help OS to create and delete processes. It also provide mechanism for synchronization and communication among processes. जब multiple processes एक साथ काम करती हैं तो वहाँ पर उनको कभी कभी आपस में कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज होना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारे काम कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। तो ये है इसका फर्स्ट फंक्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना। अब हमने पढ़ा था एफओसी के अंदर भी हमने पढ़ा था कि सिस्टम में कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं। मेमोरी में हमने रैम, रोम, मतलब कि आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा था। तो यहाँ पर एक थिंग आपको क्लियर करनी है कि यहाँ जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ रैम की बात कर रहे हैं और किसी मेमोरी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम की यहाँ पर बात हो रही है, बिकॉज जब सिस्टम रन होता है, जब कोई भी टास्क आप रन करते हो तो यहाँ पर रैम एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उसी को ध्यान में रख के चीजें, क्योंकि उसी पे लोड होनी है तो उसी को हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके सिस्टम में अगर रैम अच्छी होगी तो आपको पता है कि आप बहुत सारी हैवी प्रोसेसेस को भी एक साथ रन कर सकते हो, और अगर रैम कम होगी तो हैवी प्रोसेसेस और बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ रन नहीं हो पाएंगी। तो उस रैम को मैनेज करना एक
बहुत ही क्रिटिकल टास्क हो जाता है इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। किस तरह से कम साइज में या अवेलेबल साइज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को स्पेस दिया जाए, रन करवाया जाए, खाली प्रोसेसेस को हटा दिया जाए, जिनका कोई काम नहीं है रैम पे उनको हटा दिया जाए, जिनका काम है उनको फटाफट लेके आना। ठीक है, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफेक्टली करेगा तो आपका सिस्टम फिर उतने ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा, उतनी ही स्पीड में वर्क करेगा और आपके जो रिसोर्स है रैम वो भी उतने अच्छे से यूटिलाइज होगी। करेक्ट। तो मेमोरी मैनेजमेंट कंप्लीटली आपका किससे रिलेट होता है? रैम के मैनेजमेंट से। Memory management module perform the tasks of allocation and deallocation of memory space to programs in need of their resources. This resource. Allocation and deallocation of memory space. ठीक है, अगर हमारे किसी प्रोसेस को स्पेस चाहिए रैम पर तो उसको मेमोरी एलोकेट की जाती है, और नहीं चाहिए खाली पड़ी है प्रोसेस वहीं पर वेट कर रही है तो उसको वहां से डी एलोकेट कर लिया जाता है, यानी कि स्पेस को वापस ले लिया जाता है। दैट इज एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। हाँ वैभव, आपने एड्रेस किया है, वीडियो ऑन कीजिए अपना। मेमोरी मैनेजमेंट रिपीट करने को आपने बोला है, तो मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली रैम को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसका मैं एक बार एक डायग्राम भी बना के आपको दिखा देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो पाए ये चीज। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर ये अपनी एक रैम है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी रैम है लेट्स सपोज। अब यहाँ पर जब भी किसी प्रोसेस को रन होना होता है तो वो रैम पर लोड होती है, दैट इज लोडिंग जिसको हम बोलते हैं। लोडिंग क्या होता है? उस प्रोसेस का हार्ड डिस्क में से उठ के रैम पर आना। तो लेट्स सपोज ये अपनी हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब जब सिस्टम ऑफ कंडीशन में होता है अपना, तो ऑफ कंडीशन में रैम बिल्कुल एम्प्टी है, कोई भी प्रोसेस उस पर नहीं है, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी उस पर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी है, बंद है अपना सिस्टम। जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हो, दैट इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, आप बोलते हो सिस्टम बूट हो रहा है, ऑन होना, वो सारे चीजें चेक करता है, पेरिफेरल डिवाइसेस ओके है नहीं ओके है, ठीक है, जो ऑनिंग बूटिंग का प्रोसेस होता है। तो बूटिंग टेक्निकली होता क्या है? लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर आना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उस एसेंशियल पार्ट को जो कि पूरे सिस्टम को मैनेज कर पाए। ठीक है भाई, अगर कोई पर्सन पार्टी दे रहा है कहीं पर तो उसको सबसे पहले वहां पर आना पड़ेगा ना, वो सबसे पहले आएगा, उसको पता है कि सारे अरेंजमेंट क्या है, कहाँ पर क्या चीजें हैं, क्योंकि गेस्ट जब आएंगे उनको कुछ नहीं पता है उस जगह के बारे में, उन चीजों के बारे में, तो उसको वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा ताकि वो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर पाए। तो यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं उनको हम गेस्ट मान सकते हैं, और जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होस्ट होता है, वो सारे प्रोसेसेस को बताएगा आपको कहाँ पर जाना है, आपको कहाँ पर जाना है, राइट। तो सबसे पहले ऑफ कंडीशन में ये बिल्कुल एम्प्टी है, जैसे ही आपने सिस्टम ऑन किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो कि एसेंशियल होता है रनिंग के लिए वो उठ के आपकी रैम पर लोड, और इस लोडिंग टाइम को ही आप बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम इज कॉल्ड बूटिंग। जब वो पार्ट यहाँ पर आ जाता है रैम के ऊपर तो आपका सिस्टम फुली हम कह सकते हैं प्रिपेयर हो जाता है कि आप उसको कोई भी टास्क दो वो स्मूथली रन करता है, राइट। तो हमेशा रैम का एक पार्ट तो ओएस ले लेता है। तो अगर आपकी रैम का साइज है 8 GB तो आप ये मान सकते हो कि कुछ MBs या कुछ KB जितना भी उसका पार्ट होगा वहां पर वो ओएस ले लेगा, दैट इज ओएस पार्ट, वो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये जो बचा बाकी का ब्लैंक स्पेस ये होता है प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, ये सारा ब्लैंक स्पेस किसके लिए है? प्रोसेसेस के लिए, टास्क के लिए, जो भी यूजर देगा। जैसे मैंने सिस्टम ऑन किया और कुछ भी नहीं चलाया है तो अभी मेरा ये स्पेस बिल्कुल एम्प्टी रहेगा। सपोज मैंने फटाफट से पावर पॉइंट की एक स्लाइड स्टार्ट कर दी, तो ये पावर पॉइंट की जो मेरी स्लाइड थी वो जहां पर भी थी हार्ड डिस्क में वो उठ के कहाँ आ जाएगी? रैम के ऊपर। अब मैंने सपोज बैकग्राउंड में एक सॉन्ग भी प्ले कर लिया तो वो भी मेरा उठ के हार्ड डिस्क से कहाँ आ जाएगा? रैम के ऊपर। तो इस तरह से देखो ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन कितना होगा, कितना साइज किस एप्लीकेशन को मिलेगा, ये सब डिसाइड करता है आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर विच मॉड्यूल, अंडर मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल। इस मेमोरी को वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। एक साथ उसने सारा स्पेस एक ही प्रोसेस को नहीं दे दिया, अगर दे देता तो क्या होता, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जगह ही नहीं बचती। तो वो हमेशा इतना स्पेस देता है कि प्रोसेस भी चल जाए अच्छे से और खाली स्पेस भी बच जाए, ताकि जब यूजर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करे तो उनको भी स्पेस मिले, राइट। और जैसे ये सपोज मेरा सॉन्ग प्ले हुआ, खत्म हो गया, अब इसको इस मेमोरी की कोई जगह जरूरत नहीं है, तो इसको डी एलोकेट करेगा, प्रोसेस को बाहर कर देगा रैम से, दैट इज कॉल्ड स्वैप आउट, ठीक है। स्वैप इन एंड स्वैप आउट। तो उसको बोलेगा कि अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, खाली स्पेस यहाँ पर नहीं घेरना है, तो उसको इमीडिएटली जैसे ही एंड हुई प्रोसेस उसको वहां से हटा देगा। तो ये वाला भी जो स्पेस होगा अब दूसरी प्रोसेसेस के लिए खाली स्पेस बचेगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस वहां पर आ गए। क्लियर? ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट आपका जो होता है स्टोरिंग से रिलेटेड होता है। हमारे सिस्टम में जो भी आप अपने सिस्टम में जो भी चीजें रखते हो उनको सिस्टम क्या बोलता है, उसकी लैंग्वेज में फाइल। चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो आपकी कोई मूवी हो, चाहे वो आपका कोई वीडियो हो, चाहे वो आपका कोई टेक्स्ट फाइल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग सिस्टम के अंदर उसको फाइल बोला जाता है। वैसे तो हमारी जनरल लैंग्वेज में जो आपके पेपर वाली चीजें वो फाइल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज फाइल होगा, सॉन्ग भी, वीडियो भी, सब कुछ। तो उन चीजों को जो भी आपका वहां पर कंटेंट है उसको कैसे स्टोर किया जाए, ठीक है, उसके नेमिंग, रिट्रीविंग, स्टोरिंग, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम डील करता है उससे, और किस मॉड्यूल के अंदर करता है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि आपकी जितनी भी स्टोरिंग से रिलेटेड चीजें होंगी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उन सबको हम फाइल बोलते हैं, और उसका मैनेजमेंट इज फाइल मैनेजमेंट। So, इसकी डेफिनेशन में अगर आप देखो, इट मैनेजेस ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। उनको स्टोर करना, किस तरह से स्टोर होंगी, कैसे ब्रेक डाउन होंगी, क्योंकि पूरी पूरी फाइल एक साथ स्टोर नहीं होती है, वो पेजेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपके कोई भी कॉपी होती है, नोटबुक होती है, तो वो एक ही नहीं होता उसके अंदर पेपर, वो पेजेस होते हैं उसके अंदर अलग अलग। तो जब भी आपके सिस्टम के अंदर कोई भी एप्लीकेशन हुआ, कुछ भी फाइल हुआ, तो उसको भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने से पहले छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और उन चंक्स को हम क्या कहते हैं, पेजेस। और फिर उन पेजेस को स्टोर करता है, पेज नंबर 1, 2, 3, पूरा इंडेक्सिंग बना लेगा कि इस फाइल के अंदर 10 पेजेस हैं और ये यहाँ यहाँ इस मेमोरी एड्रेस पर मैंने स्टोर किया हुआ है, ताकि जब भी उसको रिट्रीव करना हो कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको इंडेक्स देख के पता चल जाए कि फाइल नंबर ये जो भी रिक्वेस्ट की है यूजर ने, इसके इतने पेजेस हैं, और सारे पेजेस उठ के फटाफट रैम पर आ जाते हैं और आपके सामने फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। देख सकते हो कि आपकी 1 क्लिक पे आपकी फाइल ओपन हो जाती है, लेकिन इंटरनली इतने सारे प्रोसेसेस चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में जाता है, फैच करके लाता है आपकी एग्जैक्ट फाइल को। तो ये सारा मैनेजमेंट क्या है, फाइल मैनेजमेंट। क्लियर? इसमें कोई डाउट अभी तक? फाइल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू स्टोरिंग, ठीक है, स्टोरिंग ऑफ फाइल्स, ठीक है। अभी हार्ड डिस्क के पार्टीशन की बात नहीं हो रही है, अभी हम जो फाइल है अपने पास उसकी पार्टीशनिंग की बात कर रहे हैं। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर दे सकती हूँ, जैसे कि आपके घर में आप बुक्स वगैरह हैं आपके पास बहुत सारी, तो उन बुक्स को आप कहीं ना कहीं पर स्टोर करते होंगे, सेल्फ होंगी आपके पास, या अपना कोई पर्सनल स्पेस होगा, टेबल होगा जहाँ पर आप उनको रखते हो। तो आपको भी पता है कि आप सारा डंप बना के तो रखते नहीं हो, कुछ बुक्स को एक तरफ रख दिया, कॉपीज को एक तरफ रख दिया, आपने पेन वगैरह को एक ड्रॉअर में रख दिया, इस तरह से मैनेज करते हो, राइट। तो यही सारा मैनेजमेंट जो आप मैन्युअली यहाँ पर कर रहे हो वो मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट के अंदर करता है, ओके। चलो ये मैं बता रही हूँ, तो साथ ही साथ में मैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट भी बता देती हूँ, हार्ड डिस्क का मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट तो था, आपने अपनी बुक्स को इधर उधर कर दिया, बुक्स को अलग कर दिया, कॉपीज को अलग कर दिया और उनको स्टोर कर दिया।
दूसरी चीज होती है कि आप जब टेबल फॉर्म कर रहे हो, वो टेबल या वो सेल जब बना रहे हो, उसके अंदर जो पार्टीशनिंग कर रहे हो, या टेबल आप जब सपोज आप बनवा रहे हो खुद के लिए टेबल, और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो कारपेंटर को कि मुझे इतने ड्रॉर्स चाहिए, यहाँ पर ये ड्रॉर्स चाहिए, नीचे की तरफ इस तरह का चाहिए, तो दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, कि आप जिस जगह पर स्टोर करने वाले हो उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, उसकी पार्टीशनिंग कैसे कर रहे हो। ओके, दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। फाइल मैनेजमेंट के अंदर आप अपने कंटेंट को मैनेज कर रहे हो, और सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आप उस स्पेस को मैनेज कर रहे हो जहां पर कि आपको उस डेटा को स्टोर करना है। ओके, तो वो चीज भी अभी आएगी आपके आगे जा करके, तो मैंने वो चीज यहाँ पर ही आपको। नाउ नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। Device management keep tracks of all devices. This module also responsible for this task is known as the input-output controller. It also performs the task of allocation and deallocation of devices. Device management is आपके जो system में जितनी भी additional devices है, input-output devices है, keyboard है, suppose printer भी attached है, आपका mouse है, तो इन सब devices को manage करना। अगर दो processes suppose एक साथ printer demand कर रही है, तो दोनों को किस तरह से वो device देनी है, उस सबका जो मैनेजमेंट होता है, एलोकेशन डी एलोकेशन जो सारा होता है, वो भी टास्क किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और किस मॉड्यूल के अंदर वो इस सब चीजों को डील करता है, डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर डील करता है। ओके, नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। So next is input output system management. इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट का मतलब सिंपली है कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ओएस इज टू हाइड द peculiarity ऑफ दैट हार्डवेयर डिवाइस फ्रॉम। दैट मीन्स आप अगर ए टाइप कर रहे हो अपने कीबोर्ड से, तो वो आपकी स्क्रीन पर ए ही दिख रहा है, राइट? लेकिन अगर इंटरनली देखो तो उस ए का कुछ ऐसा ही कोड होता है, और वो इंटरनली बाइनरी में जाके प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर कैपिटल ए की बात करो तो कितना होता है उसका 65। अब वो 65 पे भी वर्क नहीं कर रहा आपका इंटरनल सिस्टम, किस पे काम कर रहा है, वो तो 65 के बाइनरी पे काम कर रहा है। बट आपके सामने वो सारी कॉम्प्लिकेशन प्रिक्योरिटीज कुछ भी शो नहीं करता है, वो हिडन है आपसे। तो आपके लिए सिंपल इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोवाइड करना, आपकी लैंग्वेज में ही कमांड लेना, लेकिन इंटरनली वो सारी चीजें प्रोसेस करना, वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क है, राइट? देन नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। आज का ये लास्ट मैं बता रही हूँ, देन बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैं एक बार बता चुकी हूँ अभी। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट एक साथ जो मैंने बताई थी, वही दो चीजें हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब है हार्ड डिस्क का मैनेजमेंट। हार्ड डिस्क आपके सिस्टम का मेन सेकेंडरी स्टोरेज बल्क स्टोरेज मीडियम है, जहां पर कि आप डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं, करेक्ट है? अब उसको किस तरह से अच्छे से मैनेज किया जाए, उसकी जो सारी की सारी स्टोरेज पोजीशंस है उसको कैसे एड्रेसिंग दी जाए, ताकि जब भी आप कोई फाइल सेव करो तो सेव करने के बाद उसको रिट्रीव करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। होता क्या है, जब भी आप कोई चीज सेव करते हो तो वो आपको नहीं पता है कि आपकी हार्ड डिस्क में कहाँ पर जाकर स्टोर हुई है। आप तो उसको बस एक आइकन बना के रख देते हो डेस्कटॉप पे और डबल क्लिक करके उसको ओपन कर देते हो। बट इंटरनली क्या हो रहा है कि आपकी वो फाइल किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेव हो रही है हार्ड डिस्क में। ठीक है, और हार्ड डिस्क हमने पढ़ी थी तो उसको आपको पता है कि मल्टीपल प्लेटर्स होते हैं, उन प्लेटर में ट्रैक होते हैं, उन ट्रैक पे सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स में भी ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक बिल्कुल ऐसे ही काम करता है एडिटिंग सिस्टम, जैसे हमारी जनरल लाइफ में करता है। ठीक है, वर्ड है, वर्ड में कंट्रीज है, कंट्रीज के अंदर स्टेट्स हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेजेस है, सिटीज है, ये सब। और सबसे मिनिमम यूनिट आ जाती है हमारा छोटा सा। बट हर किसी का जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। और यूनिक कैसे बनता है, क्योंकि कंट्री सेम नहीं होती है, ऐसे स्टेट सेम नहीं होते, तो ऐसे हायरार्की बन बन के वो एक
यूनिक एड्रेस बन जाता है। तो हार्ड डिस्क में भी ऐसे ही हर एक बिट का अगर वो सेव हो रही है तो एक यूनिक एड्रेस होगा। तो उन एड्रेसेस को बनाना, उसकी पूरी प्रॉपर पोजिशनिंग तय करना कि कौन सी फाइल कहाँ पर जाकर के सेव हो रही है, तो उसकी जो पार्टीशनिंग होती है बेसिकली, वो पार्टीशनिंग का काम आपका सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का। Okay, so system have several level of storage which include primary storage, secondary storage and cache storage. Instruction and data must be stored in primary storage or cache so that a running program can reference it. सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर तो डेटा अपना परमानेंटली सेव होके आता है, इसके अलावा अपना प्राइमरी एंड आपका कैश मेमोरी भी होती है, तो वो भी इसी के अंडर आती है। प्राइमरी में रैम अलग कर दो तो रोम वगैरह का स्टोरेज की यहाँ पर बात हो रही है, तो बाकी सारा जो स्टोरेज है और मेनली हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज है वो इस वाले मॉड्यूल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, तो ये था आज के कुछ फंक्शन जो हमने डिस्कस किए, एक बार इनको रिवाइज करें। तो फर्स्ट वाज प्रोसेस मैनेजमेंट, मल्टीपल प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करेगा सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि रैम को कैसे मैनेज करेगा, प्रोसेसेस को मेमोरी देना, उससे डीएलोकेट करना और एलोकेट करना, ये सारे काम मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। फाइल मैनेजमेंट के अंदर फाइल्स को कैसे ब्रेक डाउन करना है, उनको कहाँ पर सेव करना है, उनको लेकर के जाना हार्ड डिस्क के पास, उनके नेमिंग, स्टोरिंग, रिट्रीवल का सारा टास्क देखना comes under file management. Then device management, जितनी भी पर्टिकुलर डिवाइसेस अटैच है उनको मैनेज करना, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारा मैनेजमेंट करना, एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, यानी कि हार्ड डिस्क को और आपके जो कैश वगैरह को मैनेज करना, उनकी पार्टीशनिंग वगैरह सब कुछ देखना। ये सारे काम अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए आज, या तो आज पढ़ना, और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप नेक्स्ट डे पूछ सकते हो इनिशियली क्लास में। ओके।